हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कैलिक्स अपनी बहन को समझाता है कि हर चीज की एक कीमत होती है और आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। मैक्रोन बोलती है कि मैं जानती थी। कैलिक्स बोलता है कि यदि आप बाद में इसकी कीमत चुकाने में सक्षम रहेंगी तो इसे लोन माना जा सकता है, लेकिन यदि आप इसे चुका नहीं पाती हैं तो आपको चोर या डाकू माना जाएगा। रोजिन सोचती है, एक चोर और एक डाकू। तभी मैक्रोन बोलती है कि यदि तुम ऐसा करती हो तो क्या तुम भी किसी डरावनी जगह पर पहुंच जाओगी। यह सुनकर रोजिन और मैक्रोन दोनों हैरान रह जाती हैं और रोजिन कहती है कि बिल्कुल सही कहा। तभी कैलिक्स बोलता है कि अभी के लिए मैंने आपके द्वारा किए गए सभी लेन देन के पैसे चुका दिए हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते समय इसे ध्यान में रखें। रोजिन बोलती है ठीक है। फिर रोजलिन फूलों को सूंघती है और कहती है कि कितनी अच्छी सुगंध है, और कहती है कि अरे हाँ, मैंने रेमंड से कुछ सीखा था। फिर तभी रोजिन एक फूल निकालती है और कैलिक्स के कान में लगा देती है, जिससे कैलिक्स एकदम से शर्मा जाता है। कैलिक्स और रोजलिन बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि अरे चोर चोर चोर। तभी रोजिन की नजर उस चोर पर पड़ती है और उसे कुछ महसूस होता है, जिसे देखकर कैलिक्स पूछता है कि क्या हुआ बहन, क्या कोई प्रॉब्लम है। रोशन बोलती है कि मैंने अभी एक राक्षसी मानव को देखा। मैं सोच रही हूँ कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए या नहीं। वे किसी डरावनी जगह पर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चोरी की है। यह सुनकर कैलिस थोड़ा घबरा जाता है और अपने आसपास के साधारण लोगों को देखकर रोशन से कहता है कि क्यों ना हम यह बातचीत महल में ही खत्म करें। मैं अभी गाड़ी बुलाता हूँ। महल में पहुंचने के बाद कैलिक्स बोलता है, तो आपने जो राक्षसी मानव देखा वो क्या एक साधारण मानव था, ना कि काले चंद्रमा से आया। रोजिन कहती है, हाँ बस एक साधारण राक्षस मानव था। कैलिक्स बोलता है कि मैंने काफी अफवाहें सुनी थी कि विस्टा में बहुत सारे राक्षसी मानव हैं क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। मुझे लगता है कि यह सच था। कुछ ऐसे लोग हैं जो महान योद्धा बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दुख के मार्ग पर चलना चुनते हैं। वो अपने शरीर के लाभ उठाकर बुरी चीजें करते हैं। फिर कैलिक्स बोलता है कि बहन, मैं जानता हूँ कि यस इस बात को लाने का सही समय नहीं है, लेकिन इस चूहे के साथ क्या है, जो इतनी देर से इस तरह ही खड़ा है। फिर रोजन कहती है कि अरे मैक्रोन, यह मेरा भाई कैलिक्स है। मैं कैलिक्स सोचता है कि क्या यह मेरी इंट्रोडक्शन एक चूहे के साथ करवा रही है। रोजन बोलती है, कैलिक्स यह मेरी दोस्त मैक्रोन है। कैलिक्स बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक चूहा मुझसे पहले आ रहा है। मैक्रोन उसकी ओर देखती है और कहती है कि तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो पंख। कैलिक्स बोलता है, अरे सोचा जाए तो मैंने सुना था कि मैक्रोन तो एक बड़ी ईगल है। रोजी कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही बड़ी और खूबसूरत है। ईल और चूहा दोनों मैक्रोनी हैं, या फिर मेरी तरह सेम प्रजाति है। यह सुनकर मैक्रोन हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम यह सब इसे क्यों बता रही हो। रोजी बोलती है, कैलिक्स को बताना ठीक है, मेरा भाई एक अच्छा लड़का है। फिर दोनों हंसने लग पड़ते हैं, जिसे देखकर मैक्रोन बोलते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम भी मुस्कुरा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों भाई बहन हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोनों को अनजान होना चाहिए। ठीक है, इसे मैं खुद बताती हूँ। फिर मैक्रोन अपने इंसान वाले रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर कैलिक्स एकदम से हैरान रह जाता है। मैक्रोन बोलती है, मैं तुम्हें यह अभी बता रही हूँ, लेकिन स्थिति के आधार पर मैं हमेशा बदलती रहूंगी। ऐसा कोई अटूट भरोसा या रिश्ता नहीं है जो हमेशा बना रहे। तो तुम जो भी हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। दयालु और सुंदर कैलिक्स, रक्षा करना हमेशा कठिन होता है और इससे बच निकलना आसान। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम आसान रास्ता ना बनाओ। कैलिक्स बोलता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैक्रोन रोजे से बोलती है कि तुम निश्चित रूप से बात करना जानती हो। रोजे बोलती है, हाँ वो मेरा भाई है। मैक्रोन बोलती है कि अरे मैं उसे अनुशासित करने की कोशिश कर रही हूँ, यह कोई तारीफ नहीं थी। फिर मैक्रोन कैलिक्स से बोलती है कि चलो छोड़ो, क्योंकि रोसेन इस हद तक आपकी गारंटी ले रही है, इसलिए तुम मुझे मिस मैक्रोन या डे मैक्रोन नाम से बुला सकते हो। तुम्हें हमेशा खुशी से जीवन जीना चाहिए और जो मैंने कहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए। कैलिक्स बोलता है, हाँ मिस मैक्रोन, लेकिन यह नाम। मैक्रोन बोलती है, मुझे रोजिन ने यह नाम दिया है। रोजिन मन में सोचती है कि कितनी राहत की बात है, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिचार्ड इस बात की अपनी राजधानी पहुंच जाता है और वो पुरानी बातें सोच रहा होता है, जिसमें उसकी माँ को भी दिखाया जाता है
उसकी माँ बोलती है कि टिया तुम्हें ढूंढ रही है, क्या तुम उसे एक पल के लिए थाम सकते हो? रिचार्डिस बोलता है, हाँ माँ। और फिर रिचार्डिस अपनी बहन को अपने हाथ में थाम लेता है। तभी हमें रोज़िन के पिता को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि क्या कुछ गलत है? रिचार्डिस की माँ बोलती है, मुझे लगता है कि हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है? रोज़िन का पिता बोलता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है। रिचार्डिस की माँ बोलती है, ठीक जा रहा है? मेरा मतलब ये वास्तव में बहुत बुरा है। मैं उम्मीद कर रही थी कि सब कुछ बहुत बुरा होगा। अगर कुछ घटित होता है तो कृपया मुझे सूचित करें। और हाँ, मुझे अब आपसे मिलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसकी माँ पर्दा बंद कर देती है। और हाँ, इसेरियन भी उनके साथ होता है। यह सुनकर इसेरियन घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर, आप क्या कह रही हैं? क्या आप जानती हैं कि वे कौन है? रिचार्ड्स की माँ बोलती है, मैं इसे क्यों नहीं जानूंगी इसेरियन। यह सम्राट का वफादार कुत्ता है। इसेरियन बोलता है, आप ऐसी चीजें नहीं कह सकती मास्टर। फिर रिचार्डिस की माँ गाड़ी के बाहर थोड़ी देर के लिए देखती है और कहती है कि रिचार्डिस सिसेरियन, मेरे पास आओ। यह जगह बहुत ठंडी है। यहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है और हवा ऐसी लगती है मानो आपकी त्वचा को काट सकती है। और जब आप पलकें झपकाते हैं तो अंधेरा हमेशा छा जाता है, ठंड को और भी अधिक कष्टकारी बना देता है। हर जगह और हर कोई आपको सर्दी जैसा महसूस कराएगा। यह कठिन होने वाला है, लेकिन आप इसे सहन कर सकते हैं। हालांकि मनुष्य कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी कीमती चीजों की रक्षा करने के लिए मजबूत बन सकते हैं। रिचार्डिस बोलता है, हाँ माँ, लेकिन आखिर मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ और मुझे कितनी देर तक करना होगा? रिचार्डिस की माँ रिचार्डिस की ओर देखती है और उसे कुछ कहती है। फिर हमारा इस समय का रिचार्डिस सोचता है कि उस समय मेरी माँ ने इसका क्या जवाब दिया था। फिर अगले दिन रिचार्डिस अपने ऑफिस में बैठा होता है कि तभी सेरिन आके पूछता है, मामी, आप थके हुए लग रहे हैं, क्या आप कल रात ढंग से नहीं सोए? रिचार्डिस बोलता है, मेरी माँ सपने में आई थी और एक ऐसी स्थिति थी जो उससे संबंधित थी जिसे मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा उसके बाद उन्होंने क्या कहा था। खैर, मुझे यकीन है कि उन्होंने एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देने के लिए कुछ कहा होगा। फिर रिचार्डिस बोलता है कि तो फिर आज का क्या मामला है? इसी ने बोलता है, यह ज्यादा नहीं है, लेकिन तभी पीछे से एक व्यक्ति आकर बोलता है कि इसेरियन, तुम कैसे कह सकते हो कि यह ज्यादा नहीं है, जबकि उसका एकमात्र भाई यहाँ आया है। इलापिनिया पर आशीर्वाद, जो श्वेत राधि को जन्म देती है। माँ महिम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस व्यक्ति का नाम लेविन होता है। लेविन बोलता है कि माँ महिम, आपके आदेश प्राप्त करने के बाद मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और ऐसे प्रतीत होता है कि हाल ही में बाल्टा की गतिविधियां अत्यधिक सग भरी हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजकुमार अखाबे राष्ट्रीय स्थापना समारोह के लिए इलावेनिया आने की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि मिस क्लो ने मुझे यह संदेश प्रसारित करने के लिए कहा था, इसलिए हम इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं कि यह संदेश सच होगा। रिचार्डिस बोलता है, वो इस समय यहाँ आने की योजना बना रहे हैं। राजकुमार हगाबे आखिर सोच क्या रहा है? लेविन बोलता है, इसके अलावा हमने राजकुमार अल्पेडियो को एक उपहार भेजा है। मुझे यकीन है कि वो इसे कल तक प्राप्त कर लेंगे। मुझे लगा कि अन्य कुलीन लोग चुप हैं और धमकियों से वे डर गए होंगे, लेकिन माँ महिम, आपने कभी ऐसी गंदगी में व्यवहार नहीं किया। तभी इस एलियन उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अपना मुंह संभालो, हाँ, अपने शब्दों का चयन बुद्धिमानी से करो। लेविन बोलता है कि ठीक है, ठीक है, और क्या यह पहली बार नहीं है कि आपने आक्रामक रूप अपनाया है? रिचार्डिस बोलता है कि जब आप अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करते हैं तो यह हमेशा अधिक डरावना होता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा कुछ करना बहुत कठिन है जो मैंने पहले नहीं किया है। जब मुझे उनकी सभी अश्लील प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है, जबकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता, तो मुझे संदेह होता है। लेविन बोलता है, क्या मैं बोल सकता हूँ माँ महिम? रिचार्डिस बोलता है, नहीं। मुझे यकीन है कि मैं एक बेतुका अनुमान लगा सकता हूँ। यह संभवतः डेम दोजिन से शुरू होता है, सही कहा ना? लेविन बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं। फिर लेविन अपने चेहरे के इशारों से ही रिचार्डिस को सब कुछ बोलने लगता है कि आप इस रोजनी के लिए इतना हद तक क्यों बढ़ रहे हैं। व्हाइट नाइट रिवाल्विक ऑर्डर स्वैचिंग नाइट से बना एक समूह है जिसका गठन पीछे छोड़ देने जाने वाले मोहरे के विचार से किया गया था। क्या आपको सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? जब दुश्मन डेम रोजिन पर हमला कर रहे हों, आपको उसका बचाव करने के बजाय उन्हें धमकी देना चाहिए। आप किसी से भी बेहतर जानते हैं, तो फिर क्यों? रिचार्ड इस मन में सोचता है कि मैंने उसे मना किया था कि वो कुछ ना बोले, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता चल रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। रिचार्डिस बोलता है, लेविन, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ?
क्या आप मानते हैं कि मनुष्य अपनी किसी कीमती चीज की रक्षा करने के लिए अधिक शक्तिशाली बन सकता है? लेविन बोलता है, जी, मैं सहमत हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी तरफ हमें एल्पेडियो का महल दिखाया जाता है और दियाज भी वहाँ ही होता है। दियाज महल के अंदर जाकर बोलता है कि क्या मेरे को ढूंढ रहे थे भाई? एल्पेडियो बोलता है, बैठ जाओ। दियाज बोलता है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? एल्पेडियो बोलता है कि मुझे यह सोचने में भ्रमित करना बंद करो कि तुम भोले या मूर्ख हो। तुम अभी बहुत बेवकूफ लग रहे हो। दियाज बोलता है, मुझे माफ करना। एल्पेडियो बोलता है, ब्लैक मून के कमीनों ने सभी संचार बंद कर दिए हैं। मैंने लिबेनिया के एक हत्यारे गिरोह को किराए पर लिया और उन्हें जल्दी से उसके पास भेज दिया। और उसके बदले में उस घमंडी कमीने ने मुझे एक उपहार भेजा है। दियाज हैरान रहकर बोलता है, एक उपहार? किस तरह का उपहार? एलपीडी बोलता है, वो किस तरह का उपहार था? सुबह के समय मैंने सुना था कि हमारा शाही शेफ ने अपना बर्तन खोला और लगभग बेहोश ही हो गया। उन्होंने हथियारे गिल्ड सदस्य की लाश को बर्तन के अंदर धकेल दिया था। दियाज घबराकर बोलता है, लेकिन भाई रिचार्डिस ने पहले कभी इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की है ना? उन्होंने कभी लाश नहीं भेजी। एलपीडी बोलता है, हाँ, यह पहली बार है जब उसकी इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। जब उसकी बहन मर गई थी तो भी उसने ठीक होने का नाटक किया था। दियाज बोलता है, तो फिर आखिर क्यों? एलपीडी बोलता है, रेड व्हील बैरो की रोजेन, मुझे यकीन है कि उस राक्षसी नायक का उस कमीने से कुछ लेना देना है। वो गोल्डन गार्डन को शामिल करके भी उसकी रक्षा कर रहा है। मुझे कुछ तो संदेह है। वह उसे तब से जानता है जब से सेटिस्टिया छोटी थी, जो कि एक लंबा समय है। तो शायद वो कभी कभी इंसान कमजोर पड़ जाते हैं जब उनके पास कुछ कीमती हो। तो इस संबंध में दियाज, मैंने सुना है कि रेड बिलबैरो की बेटी के साथ आपका दोस्ताना रिश्ता है। क्या मैं सही हूँ? दियाज कांपते हुए बोलता है कि हाँ भाई। एल्पेडियो उसके सिर पर मारकर बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो। कि तुम्हें अब समझ आया कि मैंने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है? क्योंकि तुम्हें अपनी औकात पता है। कि तुम्हें अब समझ आ गया कि तुम्हें मैं क्यों ढूंढ रहा था? फिर जिहाज रोशनी के बारे में सोचकर कहता है कि मैं हमेशा उस दिन की कल्पना करता हूँ जब आप लोरेल पुष्पमाला का सुनहरा मुकुट पहनेंगे। एल्पेडियो उसके सिर पर हाथ फिराता है और कहता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे मौसम काफी अच्छा है, चलो चाय पी लेते हैं। फिर दियाज रोजलिन के बारे में सोचता है कि रोजलिन, तब से और अभी भी तुम हमेशा मुझे बहुत कमजोर और बहुत दयनीय बना देती हो। दूसरी तरफ कैलिक्स रोजलिन के लिए भेजा गया एक लेटर पढ़ रहा था जिसमें लिखा होता है कि आपके उपचार के संबंध में शाही महल में एक बैठक आयोजित की जा रही है। यह राजकुमार रिचार्डिस को पूर्ण अधिकार देने के लिए एक सर्वसम्मत वोट था। सेवक बोलता है कि मुझे लगता है कि दूसरे राजकुमार जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कुशल हैं। कैलिक्स बोलता है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कुशल होने से इसका समाधान हो सकता है। सेवक बोलता है कि मैंने सुना है कि हाल ही में कुछ कुलीन लोगों के घरों में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं का प्रचार नहीं किया गया क्योंकि यह सभी, खैर, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये सभी घटनाएं तब हुई जब पहले से ही अजीब गतिविधियां का संदेह था। और संयोगवश सभी कुलीन लोग प्रथम राजकुमार के समर्थक थे, इसलिए बैठक के दौरान उन पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। कैलिक सोचता है कि यदि सोचें तो मैन की आत्माएं भी बहुत तेजी से फैली थी। तथ्य यह है कि वो एक राक्षसी मानव थी और उसने अपनी शक्तियों से राजकुमार की रक्षा की थी। क्या उन्होंने पहले ये हमला कर दिया था, इससे पहले कि किसी और को उसके बारे में कुछ बुरा कहने का मौका मिलता? उन्होंने हमेशा रक्षात्मक रुख अपनाया है और दीवार खड़ी की है, भले ही अब तक उन पर तमाम भारी दबाव पड़े हों। फिर भी वो इस बार ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे अब उसका अपनी उपस्थिति छिपाने का कोई इरादा नहीं है। मानो वो दुनिया को बताना चाहता है कि दूसरा राजकुमार मेरी बहन की रक्षा कर रहा हो। बेशक मैं इसका आभारी हूँ, लेकिन क्यों? आखिर क्यों इस हद तक? खैर, वैसे भी अगर वो उनके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो उसके आंतरिक घेरे में है, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बेहतर है। चलो इस बारे में ज्यादा गहराई तक ना सोचें। तभी सेवक बोलता है, अरे हाँ, यह लेटर विशेष रूप से आपके लिए लिखा गया है। कैलिक्स बोलता है, क्या? आखिर राजकुमार चार्डिस मेरे लिए लेटर क्यों भेजेंगे? थोड़ी देर के बाद कैलिक्स अपनी बहन से बोलता है कि बहन, आपको व्हाइट नाइट कैवेलरी नाइट्स में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। राजधानी तक वापस आने में बहुत समय लगेगा। रोजन पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो कैलिक्स? कैलिक्स बोलता है, हाँ, मैं आपका साथ दूंगा।
यह सुनकर रोशनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एलेक्स मन में सोचता है कि यह सोचना कि वो मुझे एक पत्र लिखेंगे जिसमें वो पहले मेरी बहन के बारे में बात करने का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि यह अपेक्षित था क्योंकि मेरी बहन सिर्फ थोड़ी अधिक असामान्य नहीं हो गई थी। मुझे आश्चर्य है कि हम क्या चर्चा करेंगे। रोजी बोलती है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं कैलिक्स, तो इस तरह स्टेट का क्या होगा। यह सुनकर कैलिक्स हैरान रह जाता है और सोचता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो इतनी परिपक्व हो गई हैं कि रेड व्हील बैरो के एस्टेट के बारे में चिंतित हैं। फिर कैलिक्स बोलता है कि बैरन रेड स्टैलियन और उनका परिवार अस्थायी रूप से इसकी देखभाल करेंगे, चिंता ना करें। रोजी बोलती है, ओह श्रीमान मार्चोकस, तो फिर मैं अपनी चीजें पैक करने जाती हूँ। कैलिक्स बोलता है, ठीक है। कैलिक्स फिर मन में सोचता है कि मैंने उसे पहले बैरन रेस्टेलिंग के बारे में बताया है। फिर थोड़ी देर के बाद उनके जाने का समय हो जाता है। जाने के वक्त सेसिल उनसे बोलती है कि मुझे आशा है कि आपकी यात्रा आसान होगी रोजिन, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगी वहाँ परेशानी ही होगी। मुझे लगता है कि हम किसी न किसी तरह गहराई से इसमें शामिल होंगे। तभी रोजन और कैलिक्स वहां से निकल जाते हैं और सेसिल उनके जाने से पहले रोजन को एक फ्लाइंग किस दे देती है, जिसे देखकर रोजन पहले तो थोड़ी देर सोचती है और फिर वो भी उसे दोबारा फ्लाइंग किस दे देती है। कैलिक्स पीछे से बोलता है कि अरे बहन, ऐसी चीजें मत सीखो। थोड़ी देर के बाद रास्ते में कैलिक्स बोलता है कि आज सुबह धूप खिली हुई थी, इस क्षेत्र का मौसम काफी अस्थिर प्रतीत हो रहा है। तभी मैक्रोन उस पर हमला कर देती है और कहती है कि इतनी संवेदनशीलता से बात करना बंद करो कमजोर। एलेक्स बोलता है कि अरे क्या हुआ, एकदम से अचानक क्या हो गया। बहन, मिस मैक्रोन अभी क्या कह रही हैं? बहन, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मेलोसे बोलती है, नहीं। रोजेन को देखकर कैलिक सोचता है कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो काफी देर से हंसती रहे हैं। जंगल में बारिश शुरू होने के बाद से वो काफी परेशान लग रही हैं। फिर कैलिक्स बोलता है कि इस पर आगे बढ़ते रहना खतरनाक होगा, तो क्यों ना आज हम आराम करें। भले ही अभी भी समय है, हम कल सुबह होते ही चलना शुरू कर सकते हैं। वहां रुकने की थोड़ी देर के बाद तो उसने एक जगह बैठी होती है कि तभी वो मन में सोचती है कि वर्षा की दीवानी, वो अंधेरा जिसने चांद को ढक लिया था, वो छाया जो लो के पीछे छिपी है, उस रात जिस व्यक्ति ने रोजिन पर हमला किया, जिसने मुझ पर हमला किया, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। मैंने उस दिन जो देखा, वो चीज इस महल के अंदर ही है। फिर दूसरी तरफ हमें जेल में उस जादूगरनी को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, हाँ आखिरकार ये बोझ के लिए पर्दे खोलने का समय आ गया है। यह उन घृणित लिबानिया कमीनों का अंत होगा। फिर रोजिन सोचती है कि उस रात उसकी पहचान और उसकी उपस्थिति का उद्देश्य, मुझे किसी भी हाल उसे ढूंढना ही होगा। फिर रोजलिन कैलिस को ये सब कुछ बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था। कैलिस एकदम से हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम्हारा मतलब जिसने मेरी बहन को मारा था वो इस महल के अंदर ही है। रोजिन बोलती है कि शिकार प्रतियोगिता के दिन बारिश हो रही थी और उसी दिन रोजिन को भी मारा गया। कैलिक्स कांपने लग पड़ता है और कहता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी रोजिन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कैलिक्स, क्या तुम ठीक हो? फिर कैलिक्स मन में सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था, मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेरी बहन को उसकी यादें वापस याद आ रही हैं। तो इस मामले में शायद उसको उस रात का पूरा सदमा याद आ रहा होगा, जैसे कि वो कल ही घटित हुआ हो। फिर कैलिक्स रोजिन को हक कर लेता है और कहता है कि क्या उस दिन तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी? रोजिन बोलती है, हाँ उस दिन मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। कैलिक्स बोलता है, क्या यह दर्दनाक था? रोशनी बोलती है, खैर मेरी पीठ से बहुत सारा खून बह रहा था और मेरी हड्डियों में टूट गई थी। हूँ, लेकिन यह ज्यादा दर्द भरा नहीं था। कैलिक्स बोलता है, क्या सच में? रोशनी बोलती है, हाँ सच में। फिर थोड़ी देर के बाद रोशनी सो जाती है और कैलिक्स उस पर कंबल उड़ाकर मन में सोचता है कि अब क्योंकि बारिश रुक गई है तो यह आखिरकार शांत हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे बाद में आज वापिस चले जाना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग। कैलिक्स अपनी तलवार निकालकर पीछे गिरता है और कहता है कि वहाँ कौन है। कैलिक्स पीछे देखता है कि उसके सामने एक लड़का सेब लेकर खड़ा हुआ है। लड़का सेब को खाता है और फिर कैलिक्स को भी एक दे देता है और कहता है कि ये लो, तुम भी खा लो। कैलिक्स ये देखकर अपने मन में सोचता है कि यह अति अविश्वसनीय रवैया, और जिस तरह से ये मुझसे बात कर रहा है, क्या यह हो सकता है कि। फिर कैलिक्स बोलता है कि मिस मैक्रोन, क्या ये आप हैं? मैक्रोन बोलती है, इसे तुम्हारे कपड़े लेने के उधार में भुगतान समझना, क्योंकि मुझे रोजने के कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं।
यह आदमी झील में डूबकर मर गया था जब वो अपने दोस्त के साथ वहां खेलने आया था। उसके दोस्त ने उसे रक्का देकर उसमें ढकेल दिया था और जब उसने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की तब उसने अपने दोस्त को भी अपने साथ डुबो लिया। एलेक्स बोलता है, नहीं, हम इस तरह के आदमी को अपना दोस्त नहीं कह सकते। फिर मैक्रोन एक फल को देखकर कहती है कि यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे इसे रोजिन को दे देना चाहिए। एलेक्स कहता है कि मिस मैक्रोन, क्या आपको याद है मेरी बहन ने कल क्या कहा था? मुझे यकीन नहीं है कि उस व्यक्ति को पता है कि मेरी बहन पहले से अलग अस्तित्व में है, इसलिए जब तक वो महल में रहेगी उसे सबसे ज्यादा खतरा होगा। वो मेरी बहन को मारने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो जिंदा वापस आ गई है। मैक्रोन बोलती है, ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एलेक्स मन में सोचता है कि कितनी आत्मविश्वासी प्रजाति है और फिर कहता है कि यह बेहतर नहीं होगा कि इस खतरे को पहले ही खत्म कर दिया जाए। मुझे यकीन है कि मेरी बहन उस व्यक्ति से सावधान रहेगी क्योंकि अब उसे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन हो सकता है कि स्थिति के अनुसार वो कार्य करने में सक्षम ना हो, इसलिए उनका ध्यान रखना मिस मैक्रोन। अगर आपको पता चले कि वो व्यक्ति कौन है तो प्लीज मुझे बता देना। मैक्रोन कान बजाकर बोलती है, तुम्हें बता देना? मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। कैलिक्स झुक कर बोलता है, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ। मैक्रोन बोलती है, खैर मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती कि वह किसी अन्य व्यक्ति को मारे या नहीं, लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा कमी है, इसलिए जो कोई भी इसे छुएगा उसे प्यारी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जानकारी है। हालांकि वो दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसकी शैतानी शक्तियाँ अविश्वसनीय हैं, इसलिए फिक्र ना करें, वो इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। यह अजीब है कि वह कितने शक्तिशाली है। फेलिक्स बोलता है, शक्तिशाली? क्या वो आपसे भी शक्तिशाली है मिस मैक्रोन? मैक्रोन बोलती है, मुझसे ज्यादा? नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी राक्षसी शक्तियां युक्त हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर अगले दिन महल में पहुंचकर रोजन रेमंड को देखते ही उसे जोर से हक कर लेती है। रेमंड उसे कहता है कि तुम्हारे लिए इस तरह छलांग लगाना काफी खतरनाक है। क्या तुम्हें कहीं कोई बीमारी तो महसूस नहीं हो रही? तुम्हें अधिक आराम करना चाहिए था। तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? देखो तुम्हारी त्वचा कितनी रूखी लग रही है। तुम मुझे पागल कर देती हो। तुम्हारे लिए इतने सारे चीजों का खरीदने का क्या मतलब है जब तुम उनका इस्तेमाल ही नहीं करती हो? रेमंड की इतनी सारी बकवास सुनकर कैलिक्स मन में सोचता है कि यह तो माँ से भी ज्यादा बढ़ गया है। फिर रोज़ेन बोलती है कि नहीं, मैंने उन सबका इस्तेमाल किया है। रेमंड बोलता है, देखो तुम कितना झूठ बोल रही हो। तभी रेमंड की नजर कैलिक्स की तरफ पड़ती है जो कि उसे घूर रहा होता है। वो उसे कहता है कि कैलिक्स, तुम मेरी तरह ऐसे क्यों देख रहे हो? कैलिक्स बोलता है कि आप कब से मेरे इतने करीब आ गए कि आप मुझे मेरे पहले नाम से बुलाने लग पड़े। यह पहली बार हुआ है। आप कब तक उसके साथ इस तरह चिपके रहेंगे? क्या होगा अगर गलत अफवाहें फैल जाएं? रेमंड मन में सोचता है कि वाह, इसका रिएक्शन तो देखो, ये हर समय एकदम शांत रहता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आखिर हुआ क्या है। कि उसकी यात्रा बहुत कठिन थी? रोज ने बोलती है, कैलिक्स तुम अपने बड़ों के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। कैलिक्स माफी मांगकर बोलता है कि हाँ बहन, माफ करना। फिर रेमंड बोलता है कि रोजलिन, सबसे पहले तुम्हें अपनी वर्दी चेंज करनी चाहिए और कैप्टन को रिपोर्ट करनी चाहिए, वो आज तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। और सर कैलिक्स, मुझे पहले ही मीटिंग के बारे में अनुरोध कर दिया गया था, चलिए मैं आपको वहां ले चलूं। मीटिंग में पहुंचकर कैलिक्स सबसे पहले रिचार्डिस का सम्मान करता है। रिचार्डिस भी उसका सम्मान करता है और कहता है कि काफी समय से नहीं देखा आपको सर कैलिक्स। रिचार्डिस बोलता है कि जैसा कि आप मेरे लेटर से जान गए होंगे, जिस कारण मैंने आपको यहाँ बुलाया है वो इसलिए है क्योंकि मैं डेम रोजन के बारे में सीधा आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रोजिन अपने कपड़े बदल लेती है, तभी उसके कमरे के बाहर से आवाज आती है कि डेम रोजिन, क्या आप अंदर हैं? दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि लेटिसिया और एपरेड होते हैं, जो कि रोजिन को वापस देकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोजिन बिना देरी किए उन पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार लेटिसिया और एपरेड उन उसके वारों से बच जाते हैं, जिसे देखकर रोजिन मन में सोचती है कि ये पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। फिर रोजिन रुक जाती है और उन्हें कहती है कि तुम काफी अच्छे हो गए हो लेटिसिया और एवरेट। लेटिसिया और एवरेट बोलते हैं कि जब आप दूर थे तब हम एक दूसरे पर घात लगाने की कोशिश करते थे क्योंकि हम बोर हो गए थे, क्योंकि हम बेहतर होते जा रहे थे, अन्य जूनियर नाइट्स हमसे जल रहे थे। इनको देखकर रोजी मन में सोचती है कि मुझे यकीन है कि इन्होंने मेरी राक्षसी मानव होने की आवाज सुनी होगी, लेकिन ये मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। और कैलिक्स ने भी कहा था कि हमें निश्चित रूप से नहीं पता है, इसलिए तैयार रहना। तभी उसकी खिड़की के बाहर से जोर से आवाज आती है, डेम रोजिन, इजलबीम की महिमा के लिए जो कि ब्लैक मून को गाड़ती है। रोजे में कहती है कि इजलबीम की महिमा आप सभी पर बनी रहे।
सभी जूनियर नाइट्स जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि हमें खुशी है कि आप वापस लौटने के लिए स्वस्थ हो गए हैं। एमराल्ड बोलता है कि मुझे लगता है कि अब वह प्रशिक्षण मैदान तक फैल चुकी है कि आप सही सलामत वापस आ गई हैं डेम रोजिन। डेम रोजिन बोलती है, अब्बा कैसी अब्बा? लेटिसिया बोलती है, सभी जानते हैं कि अभियान दल सिर्फ आपकी वजह से ही वापस आ सका है डेम रोजिन। एवरेट बोलता है, अभी आप नाइट्स के लिए युद्ध की देवी मानी जा रही हैं। जब हमें पता चला कि आप एक राक्षसी मानव हो तो भी मैंने सोचा था कि तभी लेटिसिया उसके मुंह पर कोनी मार देती है और कहती है कि मुझे लगा था हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। एवरेट बोलता है, नहीं डेम रोजे, मेरा मतलब था कि लेटिसिया बोलती है, बस बोलना बंद कर दो। दूसरी तरफ मीटिंग में रिचार्ड्स बोलता है कि जितना मैंने सोचा था डेम रोजी उससे तेजी से यहाँ वापस आ गई है। मुझे लगा था कि वो अगले 2 हफ्तों के बाद आएगी। कहीं वो कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही? कैलिक्स बोलता है, नहीं मेरी बहन लगभग पूरी ठीक हो गई है। रिचार्डिस सीरियस होकर बोलता है कि लगभग पूरी तरह से आपका क्या मतलब है? क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है? कैलिक्स बोलता है, मुझे अपने आप को सुधारने दें, मेरा मतलब है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। रिचार्डिस बोलता है कि उसकी भूख कैसी है। यह सब कुछ सुनकर कैलिक्स सोचता है कि मुझे लगा था कि यह सिर्फ शिष्टाचारण के कारण था, लेकिन यह राजकुमार मुझसे ये सब कुछ क्या पूछ रहा है? कैलिक्स बोलता है, वो इतना अच्छा खाती है कि हम जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसका शेफ खुद आकर रोजी का स्वागत करता है। रिचार्ड इसको सोकर बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, जब आप बीमार हो तो आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। यह देखकर कैलिक्स मन में सोचता है कि लेकिन यह इतना कुछ क्यों हो रहा है? फिर रिचार्ड दोबारा बोलता है कि अच्छा वैसे रोजन के बारे में, क्या उसे बीफ पसंद है या पोर्क? कैलिक्स बोलता है, अगर यह मीट की बात है तो उसे सब कुछ पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे मैरिनेटेड पोर्क और चिल्ड बीफ पसंद है। रिचार्डिस बोलता है, उसे मछली से ज्यादा मीट अच्छा लगता है ना? कैलिक्स बोलता है, वैसे तो उसे मछली की हड्डियां अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मछली बड़े अच्छे से खाती है। उसे कम मांस वाली मच्छी ज्यादा अच्छी लगती है। कैलिक्स सीरियन की ओर देखता है और मन में सोचता है कि आखिर यह इसे क्यों लिख रहा है। रिचार्डिस बोलता है, तो फिर चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम का क्या? कैलिक्स बोलता है, मुझे क्रीम ज्यादा पसंद है। फिर कैलिक्स मन में सोचता है कि आखिर मैं यहाँ आया क्यों हूँ। रिचार्डिस बोलता है, और आपकी बहन का क्या? कैलिक्स बोलता है, माफ कीजिएगा, आपने क्या कहा? रिचार्डिस फिर से बोलता है, आपकी बहन ज्यादा क्या पसंद करती है? वैसे मैं सोचूं तो वो हमेशा मेरी बहन के साथ चॉकलेट केक का आनंद लेती थी। मुझे नहीं पता था कि वो सच में उसे पसंद है या सिर्फ मेरी बहन का साथ दे रही थी। उसने 7 वर्षों तक मेरी सेवा की है, फिर भी मुझे यह कहने में शर्म आती है कि मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। फिर कैलिक्स अपने मन में सोचता है कि बहन, जिस व्यक्ति को आपने अपने पूरे दिल में बसाया हुआ था, उसके दिल में भी आपके लिए एक छोटा सा कोना जरूर रहा होगा। फिर कैलिक्स कहता है कि मेरी बहन कड़वी लाल चाय और मेवेदार मीठे कुकीज का आनंद लेती थी, उसे ब्राउनीज भी पसंद थी। रिचार्ड्स कहता है कि सुनकर अच्छा लगा, मेरी बहन टिया की प्रवृत्ति दूसरे लोगों को उन चीजों को पसंद करने की मजबूर करने की है जिसे वे खुद पसंद करती है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ही हुआ होगा। क्या हम भी चाय पिए? फिर दोनों चाय पीने लगते हैं। तभी रिचार्ड्स बोलता है कि विस्ता में रिपोर्ट के अनुसार तुम क्यूट, सुंदर, दयालु और बहुत अमीर थे। यह सुनकर कैलिक शर्मा जाता है और कहता है कि क्या आपने मेरे बैकग्राउंड की जांच की है? रिचार्डिस बोलता है, अरे अरे, गलतफहमी मत पालिए, यह रोजे के साथ एक प्रसिद्ध अफवाह थी। फिर रिचार्डिस डेम रोजे के बारे में कुछ बताता है कि जाहिर तौर पर डेम रोजे को हिरसागो राज्य के पास तीन टिटानियन के अवतार के रूप में माना जा रहा है। हालांकि यह एक देवीय छवि है और मुझे नहीं लगता कि इसका उससे कोई मतलब है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी अफवाहों से सावधान रहना चाहिए। इसे पक्का कर लो कि क्लो इस पर विराम लगा दें। इसेरियन बोलता है, जी माँ महिम। फिर कैलिक्स मन में सोचता है कि इन्होंने इन सभी बातों को जिस तरह बताया है, यह मेरी बहन के लिए काफी भारी है, लेकिन यह राजकुमार मेरी बहन के लिए इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? फिर रिचार्डिस अपने कुर्सी से उठ जाता है और मन में सोचता है कि क्योंकि इसकी बहन बहुत लापरवाह है, यह मुझे एक बाज की नजरों के साथ देख रहा है। फिर रिचार्डिस बोलता है कि यह अच्छी बात है कि आप सतर्क रहना चाहते हैं, लेकिन यह आपको उचित तरीके से करना चाहिए। क्या एक शिकारी कुत्ता सचमुच एक शिकारी कुत्ता है जब वो यह ना पहचान सके कि कौन शत्रु और कौन मित्र? मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरा इससे कुछ बुरा मतलब नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे प्रथम राजकुमार के पक्ष के बुजुर्गों को परेशान करने की भयानक आदत है। क्योंकि मैं आपका आश्वासन प्राप्त करने में समर्थ रहा, इसलिए मैं आपको उकसा रहा हूँ। कैनिक सोचता है कि मुझे लगता है कि इसे यह पता था, ये पहले से ही लाइन पार कर रहा था। रिचार्डिस बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सतर्क रहने के बजाय एक पक्ष चुन लें।
भले ही मैं और आप एक प्रतिकूल स्थिति में थे, लेकिन कल का दुश्मन आज मित्र बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और मैं मित्र हैं, मुझे गलत मत समझना। कलीग्स मन में सोचता है कि मैं समझ सकता हूँ कि उसने कैसे प्रथम राजकुमार के पक्ष के बुजुर्गों को परेशान किया होगा। यह चाहता है कि मैं एक पक्ष चुनूं। मेरे पिताजी, जिनका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है कि वे क्या सोच रहे हैं, या रेड विलबैरो जो कि अभी तक मेरे पास नहीं आया है, या फिर प्रथम राजकुमार हो सम्राट, उनमें से कोई भी मेरा साथी नहीं बनेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बहन को बस पीछे से ही देखते रहूं। मैं अपने जीवन के अंत तक उनके साथ रहना चाहता हूँ। फिर तभी कैलिक्स उठ जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स बोलता है, क्या हुआ? क्या आपको कोई जरूरी काम याद आ गया? तभी सर कैलिक्स अपनी छाती पर हाथ रखकर और मैं रेडबील बैरो का कैलिक्स सर कहकर अपने घुटनों में झुककर राजकुमार चार्ल्स के सामने झुक जाता है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ये पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पार्ट 2 जरूर लिखें। आपका इस सीरीज में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है?